जब भी देश के बंटवारे की आती है तो मुस्लिम लीग का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि यही वो मुस्लिम लीग थी जिसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से अखंड भारत का बंटवारा हुआ और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन इसके बावजूद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के 27 सदस्यों को संविधान सभा में काम करने का मौका दिया, जिसकी वजह से आज भी बीजेपी कांग्रेस को कोसती रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस जनसंघ का नाम बदलकर बीजेपी किया गया, उसी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद मुस्लिम लीग के साथ सत्ता का सुख भोगा करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दिग्गज नेता ने जनसंघ की नींव रखी, 1980 में उसी जनसंघ का नाम बदलकर बीजेपी कर दिया गया और जनसंघ के समय से ही बीजेपी की विचारधारा भी हिंदुत्व की ही रही है। लेकिन ये बात जानकर आपको भी हैरानी होगी कि हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मुस्लिम लीग के सहारे मंत्री बनकर सत्ता का सुख भोगा करते थे। और यही बात जब डंके की चोट पर आप सांसद संजय सिंह ने भरे सदन में बताई तो गृह मंत्री अमित शाह भी चुपचाप सुनते रह गए। ये कहा गया मान्यवर कि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार थी, जिसमें कृषक प्रजा पार्टी मैंने चेक कर लिया, अरे नहीं मेरे पास लिखा हुआ, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार थी जिसके फजलुल हक जी चीफ मिनिस्टर थे और श्यामा प्रसाद जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और 42 में पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, देश को बचाने का आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की सारी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बने हुए थे? क्यों सरकार में थे आप? क्यों सरकार में थे? क्यों आप सड़कों पे नहीं थे? क्यों आपने लाठियां नहीं खाई? क्यों आपने आंदोलन नहीं किया? यह आपको बताना चाहिए मान्यवर। बात यही खत्म नहीं होती। आप सांसद संजय सिंह ने सदन में ही ये भी बता दिया कि विनायक सावरकर की हिंदू महासभा ने आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल के साथ साथ सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि NWFP में भी सरकार चलाई थी। सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार थी और उसमें 3-3 मंत्री हिंदू महासभा के थे। इस सच को भी बताइए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और जो सिंध में हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, जो मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर थे। और 1943 में सिंध में विधानसभा के अंदर पाकिस्तान को निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया, तब भी तीनों मंत्रियों स्पीकर को। अंतिम बात, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पर औरंगजेब खान जो मुस्लिम लीग के थे, उनके साथ भी संजय जी कंक्लूड करें। मैं दूसरे स्पीकर को मुस्लिम लीग के औरंगजेब खान के साथ आपने सरकार बनाई। श्री वी विजयसाई रेड्डी, सरकार में भी मेहर चंद खन्ना हिंदू महासभा के वित्त मंत्री थे। भी सच है, बोले आप, क्योंकि उनका समय खत्म। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर सदन में बोल रहे सांसद संजय सिंह एक एक कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विनायक सावरकर के मुस्लिम प्रेम की बखिया उधेड़ते रहे और गृह मंत्री अमित शाह चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि ये बात शायद वो भी जानते थे कि संजय सिंह ने जो भी आरोप लगाए उन सभी आरोपों में कहीं न कहीं सच्चाई थी। क्योंकि 1941 के गुलाम भारत के दौरान जब बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने गठबंधन सरकार बनाई थी, उस वक्त फजलुल हक बंगाल प्रांत के प्रधानमंत्री थे और हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी सरकार में मंत्री थे। बाद में जब भारत का बंटवारा हुआ तो यही फजलुल हक पाकिस्तान सरकार में भी मंत्री बने। इसी बात से समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रति विनायक सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किस कदर दोस्ती हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही नेताओं का बीजेपी आज भी खूब सम्मान करती है। बहरहाल बीजेपी के इस मुस्लिम लीग प्रेम पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर पीएम मोदी क्या कुछ कहा करते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो
दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है, उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा, कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये भी बहुत बड़ा संयोग है कि आज 23 जून देश के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। 23 जून के दिन कश्मीर में उनकी शंकास्पद मृत्यु हुई थी। आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों और बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति बनाई। वे कहते थे, अगर सरकार देश के शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संगठन मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो देश बहुत जल्द ही आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो जाएगा। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की परमाणु नीति को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे, वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। देश के विकास में जन भागीदारी का महत्व समझते हुए उन्होंने जो रास्ते सुझाए, वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, ग्रहहीन
जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का है। यही वजह है कि देश का उद्योग मंत्री बनने से पहले जब वो बंगाल के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बहुत व्यापक स्तर पर उन्होंने भूमि सुधार का काम किया था। उनका मानना था कि शासन अंग्रेजों की तरह राज करने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों के सपने पूरे करने के लिए होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए। युवाओं में छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बना जाना चाहिए, ताकि हमारे युवा अपने गांव, अपने नगर की सेवा करने के लिए समर्थ बन सके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि एक परिवार का महिमा मंडन करने के लिए देश के अनेक सपूतों को और उनके योगदान को जानबूझ करके छोटा कर दिया गया, भूला देने का भरपूर प्रयास किए गए। साथियों, आज केंद्र हो या फिर देश के किसी भी राज्य में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विजन से अलग नहीं है। चाहे युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन हो, स्टार्टअप योजना हो, स्वरोजगार के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने की सुविधा देने वाली मुद्रा योजना हो, या फिर मेक इन इंडिया हो, इनमें आपको डॉक्टर मुखर्जी के विचारों की झलक मिलेगी।